हेलो माय डियर। आशा करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग जो है टेंथ का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन सेट डी है, उसका हम लोग आंसर्स देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि कल फिर से आपका एग्ज़ाम है। आपका कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सेम रहता है, भले ही क्वेश्चन नंबर अलग अलग होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी समरूप है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है 9/4। ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर दिया है तथा बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो पी आर बराबर पूछ रहा है, आप इसको निकालिएगा जब तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अगले प्रश्न की तरफ। इसका सॉल्यूशन के साथ वीडियो डाला जाएगा, लेकिन अभी आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए फटाफट आंसर जल्दी से चेक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू क्या होगा? तो आपको तो पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर इस प्रकार हैं कि एस टी समानांतर क्यू आर यदि पी एस बराबर 1 सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर x-2, पी टी बराबर x+2 सेंटीमीटर तथा टी आर बराबर x-1 सेंटीमीटर, तो x का मान क्या होगा? आपने इसको निकाला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि 4 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सॉल्यूशन के साथ फिर से कह रहे हैं वीडियो डाला जाएगा, लेकिन अभी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए आप केवल आंसर चेक कर लीजिए। चलिए आगे प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी यदि ए डी बटा डी बी बराबर 4/5 है, तो ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ए ई का मान पूछ रहा है, आप इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो जब दो समानांतर स्पर्श रेखाएं होंगी तो उन दो त्रिज्या का योग हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपको ये तो पता ही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर जो है 130 डिग्री है, तो ए पी बी का मान पूछ रहा है। ए पी बी का मान कितना हो जाएगा जी? ए पी बी का मान हो जाएगा, देखिए ये 130 है तो इधर वाला 50 डिग्री हो जाएगा, तब ना 180 डिग्री होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो ओ पी क्यू का मान है। ओ पी क्यू का मान कितना हो जाएगा? देखिए 50 डिग्री तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री, और जब 130 डिग्री तो बाकी कोण पी और कोण क्यू, यानी कोण ओ पी क्यू और कोण ओ क्यू पी, ए हो जाएगा आपका 50 डिग्री, और दोनों का आधा हो जाएगा, यानी एक कोण का मान हो जाएगा आपका 25 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के वयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? आपको तो पता ही है ये बात, एक होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, तो ओ ए बी का मान पूछ रहा है। तो दोनों देखिए ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्याएं हैं, तो दोनों सेम होगा। जब दोनों सेम होगा तो दोनों का कोण भी बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ये 40 डिग्री, तो इन दोनों का कोणों का कोण ए और कोण बी का योग का होगा आपका 140 डिग्री, यानी एक कोण हो जाएगा, दोनों कोण तो बराबर होंगे ना, तो 140 डिग्री, तो एक कोण हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो निम्न में से कौन सा सही है। कॉस थीटा बराबर कॉस फाई बिल्कुल संभव नहीं है। सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, हाँ देखिए क्या, सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा को ही ना जो है पूरक कोण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री क्या हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री को जब बदलिएगा तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये भला कौन नहीं जानता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 13 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी। 14 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है 2 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, यानी 14 नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा सी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। अगला प्रश्न है 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसमें आप क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, 5 में 1 से गुना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा। तो देखिए 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो अल्फा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यदि ए साइन थीटा बराबर 1, बी कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो ए साइन थीटा बराबर 1 दिया है तो साइन थीटा बराबर 1/a हो जाएगा, और कॉस थीटा बी कॉस थीटा बराबर 1 दिया है तो कॉस थीटा बराबर 1/b हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/a/1/b, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा b/a। 17 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है √1/√3 किसका मान है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने बिल्कुल सही मारा होगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी, यानी tan 30 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप इसको चाहें तो आपको फॉर्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस फॉर्मूला पे आप बनाएंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल 19 नंबर का ए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 20 नंबर, साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई बराबर 1। आप जब 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई इनका बटा का जोड़ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, ये बात आपको बिल्कुल पता है, इस 6 हो जाएगा आंसर, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 की तरफ। जैसे हमारे पास प्रश्न आया है वैसे ही आपको आंसर की दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है महत्तम समावर्तक पी क्यू का और गुना लघुत्तम समावर्तक एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पी गुना क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना चेक करते रहेंगे, किसी का कोई भी सेट हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन सेम होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर में बदलाव हो सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है किसी बहुपद की घात
होती है। तो किसी बहुपद की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है हमेशा, भिन्न संख्या तो होगा नहीं। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए बराबर नहीं हो जीरो का आलेख होता है। देख रहे हैं यहाँ पे कि यह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? परवलय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी? तो 2 को शून्यक दिया है तो अनगिनत बहुपद बनेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्यक 2 और 6 है तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो आप जब इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, 26 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होंगे? तो जी बिल्कुल ऋणात्मक होंगे, दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे। 27 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? देखिए शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी कि उनका गुणनफल 1 होगा, यानी कि c बटा a बराबर 1 होगा, यानी माइनस k बटा 2 बराबर 1 होगा, यानी k बराबर -2 होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो पी एक का मान क्या होगा? जब एक्स की जगह पर एक का मान रख दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी -6। 29 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका त्रिज्या निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, और जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 25 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 तथा 5 सेंटीमीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है जी? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। रूट अंडर 125 का मान 5√5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 34 का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या आपका 35 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि आपका मान निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, यानी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि कल आपका फिर से एग्जाम है और आप जल्दी से चेक करके और एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइंस का वीडियो कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए 25% है, यानी कि 1/4 बिल्कुल संभव है। 2/6 1/3 बिल्कुल संभव है क्योंकि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। प्रायिकता क्या हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। 3/4 जी बिल्कुल संभव है। 3/2 नहीं हो सकता है क्योंकि यह 1 से बड़ा है और प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? अभी बताए हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? 0 होगा, 0 या 0 से बड़ी होती है। अगला प्रश्न है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी।
एक पासे को फेंके जाने पर उसमें विषम संख्या कितना आ सकता है, 3 को विषम संख्या आ सकता है, तो 3/6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1/2। 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 39 की तरफ। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए मैच जीतने और हारने की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा तो 1 माइनस 0.7 हो जाएगा, हारने का प्रायिकता 0.3, 0.3 को लिखिएगा तो 3/10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या वृक्षिया निकाला जाता है तो इसके काला रंग की बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, उसमें काला रंग का बादशाह कितना होगा, 2 गो, 2/52 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 1/26 कट करके आ जाएगा। चलिए तो 40 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री इंटू बाई कॉस 30, इसका हो जाएगा टेन 30, टेन 30 इंटू कॉट 30 बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका 41 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 का मान होता है 1, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ऊपर हो जाएगा 0, जब ऊपर 0 तो टोटल मान हो जाएगा 0, और इनमें से साइन 90 का मान 0 तो नहीं होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 43 की तरफ। बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस प्रथम पाद में उपस्थित होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है tan 45 डिग्री अनुपात लगा हुआ है tan 60 डिग्री। tan 45 का मान 1 अनुपात √3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 हो रहा है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो देखिए कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर अगर स्थित है तो वाई का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्स 45 का ए, यानी एक्स 0 हो जाएगा। 45 का करेक्ट ऑप्शन है ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु r माइनस एक्स वाई की दूरी क्या होगी। देखिए मूल बिंदु से माइनस एक्स वाई की दूरी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर भी तो एक्स स्क्वायर ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और 46 जो क्वेश्चन कटा था इंग्लिश में लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड टू इट्स शैडो इज 1:3, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि 1/√3 का tan थीटा का किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 का देखिए बिंदु P 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी क्या होगी। तो क्या करेंगे, 8 में से 5 घटा देंगे और 11 में से 7 घटा देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इकाई, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरता है।
तो देखिए y बराबर 4 उसी बिंदु से होकर गुजरेगा जिसमें y का वैल्यू 4 होगा, यानी कि देखिए पहला में y का वैल्यू 2 है, नहीं होगा। दूसरा में y का वैल्यू 4 है, हाँ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं जी? 0 0 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? तो n का मान एक बार 1 रख देंगे, n का वैल्यू एक बार 2 रख देंगे। n का मान जब 1 रखेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, और n का मान जब 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। सर्वांतर आ जाएगा आपका 9 - 11 यानी कि -2। 51 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला है प्रश्न संख्या 52। समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 का सर्वांतर पद कौन से पद 0 होगा? तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22वां पद 0 होगा, 52 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो साइन, ये प्रश्न जो है कंप्लीट नहीं है, साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 12/13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 53 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 54। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस थीटा बराबर पी, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए कॉस थीटा बराबर पी दिया है, यानी कि आधार दिया है पी और लंब दिया है 1। तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा आपका 1 प्लस, सॉरी, आधार दिया है P और कर्ण दिया है 1। तो आपका टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, लंब हो जाएगा √1 - पी स्क्वायर, और बटा आधार हो जाएगा P, यानी कि √1 - पी स्क्वायर बाई P, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 55 की तरफ। प्रश्न संख्या 55 बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि 1/sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? जी आपको पता होगा 1/sin थीटा का वैल्यू कोसेक थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेक थीटा इंटू सेक बी इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा? सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि 1 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 57 का बिल्कुल आ जाएगा आपका 1/2। आप इसका कर्ण निकाल लीजिएगा, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि √4 हो जाएगा। √4 हो जाएगा जब, तो 2 आ जाएगा, और 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है e बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा? तो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर क्या होगा? देखिए साइन अल्फा बराबर 2 दिया है ना, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2/2, यानी कि साइन अल्फा बराबर 1। साइन अल्फा बराबर 1, तो साइन के किस मान के लिए, थीटा के किस, अल्फा के किस मान के लिए साइन का वैल्यू जो है 1 होता है? 90 डिग्री के लिए, यानी कि अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60 है tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री। आप क्या करेंगे कि cot 69 डिग्री को tan में बदल देंगे, तो आ जाएगा tan 21 डिग्री। tan 21 डिग्री बटा tan 21 डिग्री कट के आ जाएगा 1, यानी कि 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो जी ये बिल्कुल आप बात ध्यान में रखिएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, एक मानक विचलन नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबका बारंबारता निकाल लेंगे। तो आपका 15 देखेंगे तो 3 बार आएगा, बाकी दो दो बार आ रहा है, तो 15 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 63 नंबर, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो क्या हो जाता है n+1/2 यानी कि 5+1/2 यानी कि 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। सजाने के बाद ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 64 का ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यक का 3 गुना यानी 3m और माध्य का 2 गुना यानी 2a का अंतर होता है। 3m - 2a बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे, बहुलक होता है यानी mo होता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता ही है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 67 कह रहा है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा? तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो √a² + a² + a² यानी √3a इकाई हो जाएगा, यही होता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट। 68 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 69 की तरफ। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? आपको पता है 1/3 πr²h, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 4:25 है ना, तो 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं हम लोग अगले की तरफ। प्रश्न संख्या 71 है, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होगा? तो वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होगा जी? 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 72, समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सर्वांतर कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1/8। 72 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग बिना टाइम को गंवाए हुए, ये प्रश्न संख्या 73 है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा कट गया है। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो 5n का मान रख देंगे 1, 5 - 7 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 73 थोड़ा कट गया है, तो 73 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, बिंदु ए 0 - 8 बिंदु बी -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो आप क्या करते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 यानी -12 + 0/2 और -8 + 0/2 यानी कि -6 और -4 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 74 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 75, यदि त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक x1 x2 और x2 b है x2 y2, c है x3 y3, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y1 प्लस y2 बट्टा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ऑप्शन नंबर सी 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि बिंदुएं P 2 3 Q 4 के और R 6 - 3 संरेख है तो की क्या होगा? देखिए ये अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं शीर्ष मान लें तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 0। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से की का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका की का वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल 0 आ जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं 0 4 0 0 और 3 0 का, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप आ जाएगा 12 इकाई। देखिए क्या करेंगे, इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 12 इकाई आ जाएगा। लंब हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3 और इसका कर्ण निकाल लेंगे 3 4 का तो 5 आ जाएगा। 4 3 7 5 12 यानी 12 इकाई हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिंदु P 3 0 Q 7 0 और R 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 8 वर्ग इकाई। 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ, 79 क्वेश्चन की तरफ। 79 कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 80 की तरफ। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, तो कोण क्यू बराबर 40 डिग्री है, तो पी बराबर क्या होगा? देखिए क्यू बराबर 40 है तो आर भी होगा 40, 40 40 80, टोटल 180। तो 180 में से 80 घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट 100 डिग्री। 80 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो जब आप इसको निकाल लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट के का वैल्यू। चलिए तो 81 का ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है प्रश्न, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण तो क्या होगा? समपाती होगा। समीकरण निकाय का हल क्या होगा? तो जब समपाती हो जाएगा तो अनेक हल होंगे, यानी कि अनगिनत हल होगा। 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि √x है। दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि जब इसका बटा का जोड़ कीजिएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 83 का ऑप्शन नंबर सी। चौथा भी नहीं होगा, डी नंबर तो होगा नहीं क्योंकि x² का स्क्वायर निकालिएगा तो x का पावर 4 आ जाएगा। तो इसलिए 83 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 84 प्रश्न संख्या 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा नहीं है। पहला है। अगला देखिए, अगला जो है 4 - x²। दूसरा है। तीसरा देखिए, तीसरा भी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है 16x³ दिया है, तो ये संभव ही नहीं है। इधर भी देख सकते हैं आप लोग, x² का स्क्वायर निकालना है, यानी कि x का पावर 4 हो जाएगा, यही नहीं होगा। यानी 84 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 0 और 8 दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग।
अगला प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर जी का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा। जी बिल्कुल, के का मान -4 से छोटा होगा। सॉरी, के का मान जो है 4 से छोटा होगा। तो के का मान जो है 4 से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो 3√3 आ जाएगा और 3√3 में से √3 हटा दीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 88, समानांतर श्रेणी 3 7 11 डैश डैश का 14वां पद क्या होगा। जब इसको आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 55 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 89 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए पहला जो है समानांतर श्रेणी में है क्योंकि समान अंतर पे बढ़ रहा है, तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, समानांतर श्रेणी 16 11 6 माइनस 1 माइनस 4 का nवां पद क्या होगा। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 90 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जी आपको पता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। 91 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो √25 बिल्कुल परिमेय संख्या है क्योंकि √25 का वैल्यू निकल के 5 आ जाता है। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। बाकी सी बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या। पहला जो है 1.3 पर रेखिंग है, ये परिमेय संख्या है। √16 इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। √9/27 √1/3 आ जाएगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो जी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं क्योंकि √5 गुना √5 5 आ जाएगा, तो इसलिए 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आशा करते हैं आप लोग बनाए होंगे और सही मार्क आए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है क्योंकि उनमें कोई भी सामावर्त नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 94 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 0.13 पर रेखिंग है, तो आपको क्या पता है कि रेखिंग हटा देते हैं और बटा में जितना पर रेखिंग रहता है उतना 9 चढ़ा देते हैं, तो 13/99 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन है, ये 18 तथा 72 का मौसा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपने इसको जरूर सही बनाया होगा। 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन है √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, तो क्या हो जाएगा जी 2√3 हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। 2p हो जाएगा क्योंकि p+1 तो होगा नहीं, p भी नहीं होगा, 2p+1 तो विषम संख्या का है। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देख लीजिए, जिसके बटा में 2 का पावर m × 5 का पावर n का रूप होगा वही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 19/80। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार
अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत किसका होगा? जिसके नीचे जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप नहीं होगा। 15/400 है, 400 को हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। 17/80 इसको भी लिख सकते हैं। 13/121 इसको हम नहीं लिख सकते हैं। 14/400 इसको भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। 100 का ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आप लोगों ने पूरा का पूरा सही बनाया होगा।